राजनाथ सिंह आज 11 बजे देहरादून पहुंचे। गुरु समाधि और मूर्ति आवरण समारोह का भव्य समापन। देश की शीर्ष राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां हुई शामिल। सरकार ने 4.5 साल में 28,000 युवाओं को दी सरकारी नौकरियां। युवा और उनके परिवारों दोनों खुश। सरकार के कदम से सभी संतुष्ट नजर आए। पंद्रह फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व। सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू। समन्वय बैठक हुई आयोजित। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर महापंचायत की तैयारी बैठक बुलाई। बैठकों में कई संगठनों और प्रतिनिधि हुए शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस का रुख भी किया साफ। जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता 2025-26 का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। खबर आ रही है, आपको बता दें सबसे पहले तो हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में आज एक बड़ा और खास धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज आपको बता दें गुरु समाधि और मूर्ति अनावरण समारोह का अंतिम और सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें देश की बड़ी राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां शामिल हो रही हैं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहने वाली है, जिससे कार्यक्रम को खास पहचान भी मिल रही है। वहीं बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत सम्मेलन में शामिल होंगे और वे भी कार्यक्रम में संतों से सीधा संवाद करेंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी गुरु समाधि स्थल पर पहुंचेंगी और वहां मौजूद संतों का आशीर्वाद लेंगी। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु इस समारोह में पहुंचे हैं। बता दें संतों की मौजूदगी में आज गुरु समाधि समारोह का भव्य समापन किया जाएगा, जिसे लेकर आश्रम परिसर में विशेष तैयारियां की गई हैं। साथ ही रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से हो सके। साथ ही प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और हर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें धामी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है। अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने आपको बता दें 28,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और आपको बता दें चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह साफ और पारदर्शी रखी गई है। चुनाव के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को रोजगार देने का जो वादा भी किया था, वह आज जमीन पर उतरता हुआ साफ दिखाई भी दे रहा है। सरकार के इस कदम से युवा ही नहीं, उनके परिवार भी खुश नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर अब क्या कहना है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का, सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी का जो ऐतिहासिक कदम है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इस 4 साल के कार्यकाल में लगभग 28 से 30,000 नौकरियां बेरोजगारों को सीधे नौकरी देने का काम किया है शासकीय विभागों में, और उससे निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर करने में फायदा हुआ और लोगों का विश्वास भी जागा है। जो नौजवान बेरोजगार थे, संगठित क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में उनको नौकरियां उपलब्ध कराई है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में 4-5 हजार नौकरियां और पाइपलाइन में हैं, उनमें और भी नौकरियां आने वाले समय में मिलेंगी। अगले मार्च से पहले हम उस पर शपथ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो सराहनीय प्रयास है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के।
हर साल की तरह इस साल भी 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। पर्व को लेकर आपको बता दें, सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर कोतवाली परिसर में एक अहम बैठक का आयोजन भी किया गया है। इस बैठक का मकसद महाशिवरात्रि और कावड़ मेले के दौरान आपसी तालमेल बनाना है और सभी जरूरी व्यवस्थाओं को बेहतर करना रहा है। इस बैठक में काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक आपको बता दें स्वपन किशोर सिंह, जसपुर तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी, जावेद मलिक और सभी चौकी इंचार्ज और स्थानीय पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही नगर के व्यापारी, सभासद, प्रधान और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान बता दें बारी बारी से कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, समस्याएं रखी और सुझाव भी रखे हैं। कावड़ मेले के समय कावड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए कावड़ रूट भी तय करने, साफ सफाई ठीक रखने, बिजली और लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। पुलिस प्रशासन ने सभी मांगों पर गंभीरता से ध्यान देते हुए व्यवस्थाएं बेहतर करने का भी भरोसा दिलाया है। साथ ही बैठक में मौजूद काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश बॉर्डर से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले नादेही फैक्ट्री मार्ग से लेकर बड़ी नहर तक कावड़ मार्ग पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखने की बात भी कही है। कहना होता है कि हम अपने सारी चीजों के लिए हम सब मिलकर, हमारी पुलिस मिलकर एक अच्छी योजना के साथ अपने सारी चीजों में जाएं। उसी के नियमित आज हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी साहब स्वप्न किशोर जी साथ हैं और जसपुर कोतवाली में आज समन्वयक बैठक की गई है। अपने सर्व समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज के लोग यहाँ आए हैं, अपने व्यापारी बंधु आए हैं। जिलाध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, व्यापार मंडल अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों के साथ और आम जन के साथ बैठकर ये एक वार्ता की गई है और इसमें कई सुझाव आए हैं, समाधान के विकल्प भी बताए गए हैं। कुल मिलाकर जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है उन पर एक सकारात्मक सहमति बन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है देहरादून से। आज कांग्रेस पार्टी ने एक अहम बैठक बुलाई जिसमें आपको बता दें कई संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। ये बैठक अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली महापंचायत के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महापंचायत को लेकर कांग्रेस का रुख भी साफ किया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि कांग्रेस ने अपने साथ जुड़े सहयोगियों, कर्मचारी संगठनों और कई सामाजिक संगठनों से बातचीत भी की है। कमला पंत और रवि चोपड़ा सहित आपको बता दें लोगों से चर्चा के बाद तय किया गया है कि कांग्रेस पार्टी 8 तारीख की महापंचायत में पूरी ताकत और जोश के साथ भाग लेगी और इसे पूरा समर्थन देगी। हरीश रावत ने सभी लोगों और संगठनों से अपील भी की है कि वह इस महापंचायत का पूरा समर्थन करें और बड़ी संख्या में इसमें शामिल हों। सुनिए क्या और कुछ कह रहे हैं हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री। गठबंधन के सब साथियों ने, हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को लेकर के उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर आ रही है पौड़ी गढ़वाल से। बता दें पौड़ी गढ़वाल में बुधवार को जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई। उद्घाटन में जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, प्रोफेसर बलवंत सिंह बिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी और मास्टर आदर्श ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया है। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत भी प्रस्तुत कर कार्यक्रम को खास बनाया।
मुख्य अतिथि रचना बुटोला ने आपको बता दें ये साफ कहा है कि इंस्पायर अवार्ड योजना बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का अच्छा तरीका है। प्रोफेसर बलवंत सिंह बिष्ट ने भी इसे भारत के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। जिला शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट ने बच्चों से ये साफ कहा कि वे लगातार सवाल पूछा करें, प्रयोग करें और सीखते रहें। बता दें 64 छात्र छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट भी पेश किए हैं। मेरा नाम सपना है और मैं मल्टीपर्पज़ एग्रीकल्चर ड्रोन को यहाँ पे लाई हूँ बना के। और मेरे स्कूल का नाम GPS घुमाई है और मैं इसको बना के लाई हूँ ये ड्रोन। सर इसका नाम मल्टीपर्पज़ एग्रीकल्चर ड्रोन है। अगर सर मैं इसमें बैटरी लगाऊंगी तो ये उड़ेगा, अभी इस पर बैटरी नहीं है तो ये उड़ेगा नहीं। बस इसमें क्या घास काटने का कटर है, कीटनाशक छिड़कने वाला है और वाटर पंप है और बीज बोने वाला है। देखिए आज हम सब यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में उपस्थित हुए और यहाँ पर सभी शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और हमारे पौड़ी जिले के सभी चयनित विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज हमारे जो बच्चों का प्रोजेक्ट हमने देखा तो उसको देख के लग रहा है कि हमारे जो साइंस से जुड़े हुए बच्चे हैं वो बहुत कुछ उनके दिमाग में है जिसको वो यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ये एक भारत सरकार का प्रोग्राम है इंस्पायर के नाम से, जिसमें आज हमारे DLEPC पौड़ी जनपद की हुई है। इसमें हमारे 15 विकास खंडों से प्रतिभागी आए हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका चयन हुआ है और 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप अपने प्रोजेक्ट के लिए इनको मिली है। इसके बाद यहाँ से ये लोग अगर जो चयनित बच्चे होंगे वो हमारी जो स्टेट लेवल की EPC होगी उसमें प्रतिभाग करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है बता दें हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित आरोग में हाउसिंग सोसाइटी में दो पक्षों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चले और अफरा तफरी मच गई। बताया ये भी जा रहा है कि सोसाइटी की वर्किंग कमेटी और सिक्योरिटी के ठेकों को लेकर चल रहे विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया था। इस झगड़े में दो लोग घायल भी हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। साथ ही घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बता दें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही सूचना मिलने पर भादराबाद थाना पुलिस मौके पर भी पहुंची और स्थिति को काबू में भी किया गया है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि जांच जारी है और वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है किच्छा से। बता दें किच्छा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल सुंदर शर्मा ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। ये फ्लैग मार्च लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में मुख्य बाजार और आबादी वाले क्षेत्रों में किया गया। साथ ही फ्लैग मार्च कोतवाली जेल कैंप मार्ग से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए फिर कोतवाली में समाप्त हुआ है। फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स 108 की टीम भी वहां पर मौजूद रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों को साफ संदेश देना रहा है कि क्षेत्र में वह शांति बनाए रखें। इस सिटी में ये पूरा सेंसिटिव एरिया लिया गया है जिसमें मिश्रित आबादी हो और 5 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी रही है पूरा। साथ में हमारा ये परिचयता अभियान है जिसमें जन से हम संपर्क करते हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं और ताकि पब्लिक में सद्भावना बनी रहे और फोर्स आपके साथ है, डरने की कोई नहीं। संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए यही कि आपसी भाईचारा सद्भावना बनाए रखें और प्रेम से रहें और कानून का साथ दें और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आ रही है आपको बता दें देहरादून से, जहां राज्य में मौसम ने अचानक बदलाव दिखाया है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है लगातार, जिससे लोगों की आवाजाही और यातायात प्रभावित भी हो सकता है। बता दें मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी अब जारी कर दिया है।
मौसम विभाग का ये साफ कहना है कि इन जिलों में आने वाले 2-3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। साथ ही इस दौरान लोगों को सावधान रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की भी सलाह दी गई है। वहीं आपको बता दें, पहाड़ी इलाके में ठंड बढ़ने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं प्रशासन ने भी सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान दें, वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें और पहाड़ी क्षेत्रों में अपने जरूरी सामान के साथ ही यात्रा करें। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है नैनीताल से, जहां बता दें नैनीताल के भवाली मार्ग पर पाइंस के पास एक हादसा हुआ है। एक स्कूटी सवार युवक दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया है। यह घटना आपको बता दें गुरुवार शाम लगभग 4 बजे हुई थी। सूचना मिलते ही नैनीताल पुलिस और एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर तुरंत पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया गया है। साथ ही टीम ने रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल कर युवक को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला है। बता दें घायल की पहचान पंगोट निवासी 33 वर्षीय कमल सिंह के रूप में हुई है। रेस्क्यू के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार भी दिया गया और बीडी पांडे जिला अस्पताल भी भेजा गया है। हादसे के समय मौके पर मौजूद सलामत फायर कर्मी ने यह भी बताया कि रेस्क्यू के दौरान सभी सावधानियां बरती गई ताकि युवक को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये हमें डीसीआर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्कूटी पाइंस के पास रोड से नीचे गिर गई है। सूचना मिलते ही हमारी रेस्क्यू फायर टीम तुरंत मौके पर घटनास्थल के लिए रवाना हुई। वहां जाकर देखा तो एक स्कूटी पे सवार व्यक्ति था, वो थोड़ा 100 मीटर नीचे रोड से नीचे गिर गया था, जिसको हमारी टीम द्वारा और स्थानीय पुलिस तथा एसडीआरएफ के द्वारा सकुशल बाहर निकाला। उसको मामूली सी चोटें आई थी, जिसको बीडी पांडे के लिए रवाना कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है पौड़ी से। बता दें जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना के तहत कम प्रगति वाले 17 विभागों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में आपको बता दें उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश भी दिए हैं कि 15 फरवरी तक सभी लंबित कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि काम समय पर नहीं हुआ तो अधिकारी का फरवरी माह का वेतन रोका जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि सभी योजना कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही तय करने और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर देने को भी कहा है। साथ ही आपको बता दें जल निगम को यह भी कहा गया है कि निर्माण कार्यों की ताजा फोटो और जानकारी 15 फरवरी तक उपलब्ध कराई जाए। बता दें प्रगति वाले विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक ये आयोजित की गई है, जिसमें जिलाधिकारी ने साफ निर्देश भी दे दिए हैं कि सभी काम गुणवत्ता के साथ हो। साथ ही 15 फरवरी तक सभी लंबित कार्य पूरे करने जरूरी हैं अब, वरना देरी पर अधिकारियों का वेतन रोके जाने की अब चेतावनी भी जारी कर दी गई है। सुनिए क्या कुछ और कह रही हैं जिलाधिकारी। यहाँ जिला योजना की आज बैठक की गई। सभी हमारे इनफैक्ट सभी विभागों को नहीं बुलाया गया, उसमें 17 विभाग जो हमारे थोड़े से लैग कर रहे थे उनको बुलाया गया और उन सभी को डेट वाइज हम लोगों ने टारगेट्स दिए हैं कि कब 15 फरवरी तक वो कितना कर लेंगे, 25 फरवरी तक कितना कर लेंगे और मार्च 10 तक कितना कर लेंगे। तो इसके बारे में जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस थी उसके बारे में एक डिटेल चर्चा की गई और साथ में जो हमारी फिजिकल प्रोग्रेस है गुणवत्ता को मेंटेन करने के संबंध में उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि उसकी निरीक्षण की कार्रवाई भी करें, उसके यूसी एमबी फोटोग्राफ्स ये भी साथ में सम्मिलित करें, जिससे कि हमारी जितने भी काम हो रहे हैं उनकी समयबद्धता के साथ साथ गुणवत्ता भी इंश्योर हो सके। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है आपको बता दें कोटद्वार से, जहां कोटद्वार मामले को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अब बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कोटद्वार में जो माहौल बना है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि दीपक कुमार को अपना नाम बदलकर मोहम्मद दीपक बनना पड़ा है। युवक को पहचान छुपाकर अपने दोस्त की मदद करनी पड़ी और ये उत्तराखंड के लिए गंभीर मामला है। भाजपा विधायक ने साफ कहा कि अगर दीपक कांग्रेसी कार्यकर्ता होता तो बुजुर्ग की मदद करना
सामान्य बात होती। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाने वाले को राहुल गांधी हीरो बोलते हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की क्या सोच है। ये बड़ा बयान जो अब सियासी गलियारों में एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। युवक ने पहचान छुपाकर बता दे दोस्त की मदद की थी, जिस पर विनोद चमोली का ये बड़ा बयान आया है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं विनोद चमोली। उनका इंटरव्यू पत्रकारों को रोका जाता है, जो माहौल इस वक्त है वो काफी सही नहीं है, पूरा मैसेज देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन जगहों पर तो इस तरह का माहौल रहता है, पहले से ही रहता है। यहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं होती तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला नहीं मैं मानता, इनको कोई घटना होती रहती है, यहाँ पर टकराव चलता रहता है। लेकिन ये स्थिति अब कोटद्वार में और पहाड़ों में जो होने जा रही है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि कोटद्वार की घटना में जिस नौजवान ने अपने मुस्लिम युवक की मदद करने के लिए जो आगे आया, उसने कहा मैं मोहम्मद दीपक हूं। ये एंगल देखना पड़ेगा। दीपक कुमार के नाते वो अपने मित्र के मदद में खड़ा होता और वहां पर उनका प्रतिकार करता तो चल जाता। कांग्रेसी कार्यकर्ता होता तो कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते वो उसका प्रतिकार करता तो चल जाता, उसका विरोध करता चल जाता। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। खबर है आपको बता दें जसपुर से, जहां जसपुर में अनाज मंडी समिति परिसर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। बता दें शुरुआत में काफी देर तक किसी भी जन प्रतिनिधि या फरियादी की पहुंचना वहां पर नहीं हुआ। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद थे और कुर्सियां खाली नजर आ रही थी। थोड़े समय बाद काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजकुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि शिविर में पहुंचे हैं। उसके बाद शिकायतों का ग्राफ बढ़ा और फरियादी अपने अपने मामले लेकर वहां पहुंचे और उनको बताया। उन्होंने आपको बता दें मंचासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं से अवगत तो कराया है और समाधान की मांग भी की है। साथ ही मनोज पाल सिंह ने सभी शिकायतों को काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के साथ गंभीरता से भी सुना। साथ ही उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने मीडिया से ये साफ कहा है कि अब तक 55 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 15 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। क्योंकि जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक हमें टोटल 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, अभी भी शिकायतें ली जा रही हैं। उसमें से लगभग 15 शिकायतें हमने यही निस्तारित कर दी है। इसके अलावा कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें मौके का निरीक्षण की आवश्यकता है, तो आज ही उसका निरीक्षण प्रस्तावित किया गया है। जो आज हो जाएंगे वो आज हम कर लेंगे और जो बचेंगे उनको अगले 1-2 दिन में निरीक्षण करके उनकी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि विगत सरकारों में जब हम इस प्रकार के शिविर लगाते थे तो शिविरों में समस्याएं आती थी और वो समस्याओं में से 10-20 का निस्तारण होने के बाद बाकी शिकायतें डंपिंग जोन में चली जाती थी। पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट्स को भेजकर एक विधानसभा के अंदर 4 से 5 शिविर लगाने का काम किया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। खबर आ रही है देहरादून से। बता दें उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा से जुड़ा एक विवाद अब सामने आया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आपको बता दें ये साफ कहा कि वह उन्हें संसदीय और विभागीय ज्ञान देने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने यह साफ कहा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने हरक सिंह रावत से एक संवैधानिक पद पर बैठी महिला के बारे में इस तरह का बयान देना सही नहीं है, उनका ये सब कहना था। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर हरक सिंह रावत क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे वो कह रहे साहब कि जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का मैं बोली छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के।
धार्मिक का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही। जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। देखिए, ऐसा हरक सिंह जी कुछ भी कहते हैं, उनका जो मन आता है वो कहते हैं, वो सोच समझ के बात तो करते नहीं है। और एक बार आदमी सुन सकता है, 2 बार सुन सकता है, लेकिन इस तरह से उनको भी सोचना चाहिए। मेरा अपना एक सम्मान है, मैं भी एक महिला हूँ, सम्मानित महिला हूँ, कम से कम सोच समझ कर तो बात करें। कुछ भी कह देते हैं और हंसी ठिठोली में कहते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं होती है। वहां से पत्रकार हंस रहे हैं, यहाँ से वो हंस रहे हैं। किस तरह की बात आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं? सोचना चाहिए कि आप एक महिला, उत्तराखंड की महिला के बारे में क्या आप पूरे भारतवर्ष में आप किस तरह की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है पौड़ी से, जहां बता दें पिरूल एकत्र करने वाली महिलाएं अपने मेहनताने के लिए लगातार परेशान नजर आई। भुगतान न मिलने पर आपको बता दें नैनी डांडा की महिलाएं गुरुवार को डीएफओ गढ़वाल कार्यालय पहुंची और विरोध उन्होंने अपना जताया है। पहले आपको बता दें पहले अधिकारियों ने महिलाओं से मिलने से इनकार किया, लेकिन जब विरोध बढ़ा तब लगभग 6 घंटे बाद डीएफओ गढ़वाल महिलाओं से मिलने के लिए तैयार हुए। महिलाओं ने यह भी बताया कि उन्होंने वन विभाग और फर्म के अनुसार करीब 16,000 कुंटल पिरूल जमा किया था। इस पर उन्हें लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक पैसे नहीं दिए गए हैं। महिलाओं का यह साफ कहना है कि भुगतान न मिलने से उनका रोजी रोटी का संकट लगातार बढ़ रहा है। सरकारी योजनाओं में मेहनत करने वाली ये महिलाएं अब सिस्टम की गलती और अधिकारियों की बेरुखी का शिकार लगातार हो रही हैं। हम तो सर पिरूल में काम कर रहे थे और हमारी जो पेमेंट है वो हमारी 1 साल से नहीं आई हुई है। मतलब पिछले अप्रैल से नहीं आई हमारी पेमेंट। डेपो के अकाउंट में आ चुकी है हमारी पेमेंट, जो उन्होंने हमें देने से इनकार कर रहे हैं कि मतलब सिवाय जांच होगी, पता नहीं क्या क्या। उस जांच का हम क्या करेंगे पहले बताइए। हम इतनी दूर से आ रखे हैं, सुबह 4 बजे से लगे हैं, हम रास्ते में 11 बजे पहुंचे हैं। यहाँ 6-7 घंटे लगते हैं नैना ब्लॉक से यहाँ आने में, पौड़ी आने में। तो आप ही बताइए कि हम क्या करें। मतलब सर को हम इतना फोर्स कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट दे दीजिए। जब हमने काम कर रखा है तो आपके अकाउंट में हमारा काम का पैसा आ रखा है, हम आपकी जेब से थोड़ी मांग लेते हैं उसको। नैनी डांडा ब्लॉक गढ़वाल वन प्रभाग के डीबा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उस डीबा वन क्षेत्र में पिरूल एकत्रीकरण योजना क्रियान्वित हो रही है, जो 2 संस्थाओं के माध्यम से हो रही है, जिसमें से एक डीबा ब्रिकेट्स है जो कि हमारे वन क्षेत्र में ही है, हमारे डिवीजन के क्षेत्र में ही लगी हुई है। दूसरी जसपुर में लगी हुई है। तो विगत माह में अपने सभी लोगों के साथ मैं उस क्षेत्र में फील्ड विजिट पे गया था, तो मैंने देखा कि बहुत सारा पिरूल अभी भी रोड के किनारे एकत्रित करके रखा गया है। जबकि नियम ये कहता है कि जब पिरूल इकट्ठा हो जाए तो उसको जल्द से जल्द इकाई में ट्रांसफर किया जाना चाहिए और वो इकाई के अंदर संधारित किया जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है देहरादून से। बता दें 16 फरवरी को कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर लोक भवन का घेराव करने वाले हैं। इसके साथ ही बता दें कांग्रेस ने 2027 का चुनाव एकजुट होकर लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। इस पर भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद है और 2027 आते आते आप देखिएगा ये और आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्या जनता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल या करण मेहरा में से किसी को स्वीकार करेगी, ये बड़ा सवाल भी लगातार बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं में आपसी मतभेद है, ये ऐसा बड़ा तरफ से देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में आपसी सिरपुटबल है, उस तरह से लगता नहीं है कि कांग्रेस 2027 में एक हो पाएगी या सफल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन नेतृत्व करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जीतने के बाद किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, ये बड़ी बात है।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है उधम सिंह नगर से, जहां आपको बता दें भाजपा नेता और अधिवक्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गई है, जबकि एक अन्य की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बताया भी जा रहा है कि मृतक भाजपा नेता है ढिल्लू सिंह, जिनका उनका नाम है। अधिवक्ता आपको बता दें मलकीत सिंह राणा है। उनके साथ मौजूद अधिवक्ता प्रवेश मौर्य की हालत फिलहाल गंभीर भी बनी हुई है। दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर भी भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक तीनों एक विवाह समारोह में शामिल होकर वहां से लौट रहे थे। इसी दौरान कंजाबाग स्थित शराब भट्टी से शराब की बोतल खरीदी सभी ने और जानकी मंडप के पास पीने लगे। तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और सभी को उल्टियां होने लगी। बता दें जांच में यह भी सामने आया है कि जिस जगह तीनों बैठे थे वहां पानी की बोतल के साथ किसी जहरीले पदार्थ की बोतल भी बरामद की गई है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मौत के असली कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगी। बता दें जांच में एक संदिग्ध बोतल भी मिली, जहां मौत का असली कारण पोस्टमार्टम के बाद भी तय होगा। ये भी खबरें सामने आ रही हैं। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। खटीमा में भाजपा नेता व अधिवक्ता की मौत भी हो गई है, इसकी पुष्टि भी सामने आई है। बता दें जहरीला पदार्थ पीने से एक अन्य की हालत अभी भी लगातार गंभीर बनी हुई है और वह अस्पताल में भर्ती भी है, जिनका लगातार इलाज जारी है। तीनों विवाह समारोह से लौट रहे थे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लगातार वहां पे एम्बुलेंस खड़ी हुई है। जांच में एक संदिग्ध बोतल मिली, जिसके बाद अब कार्रवाई आगे और जारी रहेगी। तीन लोगों को लाल चिकित्सालय खटीमा में लाया गया था, जो कि गंभीर स्थिति में थे। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने किसी जहरीली पदार्थ को पिया है। प्राथमिक उपचार करने के दौरान एक की मृत्यु हो गई है और दो को प्राथमिक उपचार के बाद, चूंकि उनकी स्थिति गंभीर थी, तो हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।